वेलकम टू न्यू वरियन क्लासेस। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, उन फैक्ट्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारी कंट्री इंडिया का सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सुप्रीमा लेक्स इन लैटिन लैंग्वेज। सुप्रीमा लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन को लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? पैरामोंट लॉ, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम लॉ है कंट्री का, और लैटिन टर्म में इसे सुप्रीमा लेक्स कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये जो हमारे तीन आर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों आर्गन्स को कहाँ से पावर मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से ही इन तीन आर्गन्स को पावर मिलती है। और जो भी रूल बनाया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही बनाया जाता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्लाइड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने बनानी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेगी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, और कैबिनेट मिशन प्लान आने के बाद इसी प्लान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी? 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। एडवाइज़र कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? बी.एन. राव। बी.एन. राव ने डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया है, इसीलिए ये क्या है? एडवाइज़र, और ये एडवाइस करते रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना फ्रेम करना है। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर कितने थे? 389 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। लेकिन पार्टीशन के बाद, जब पार्टीशन हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो मुस्लिम लीग के मेंबर यहाँ से चले गए, और उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे थे 299। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यही टास्क मिला था कि आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है। डिफरेंट कमेटीज़ बनी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हेड कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days टू फॉर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 years 11 months and 18 days लगे। अराउंड 64 लाख का खर्चा इस पर आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, और मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स हुई इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिस टाइम में 2 साल 11 मंथ और 18 डेज़ में 64 लाख का खर्चा आया, और अराउंड 2000 अमेंडमेंट्स हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन, पूछ सकते हैं किस शीट में लिखा गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? ये शीट का नाम है माइक्रोब रेजिस्टेंट पार्चमेंट शीट। इस शीट में हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। किस शीट में? माइक्रोब रेजिस्टेंट पार्चमेंट शीट। क्यों लिखा गया इस शीट में? क्योंकि इस शीट की जो लाइफ है वो कितनी है? अराउंड 1000 ईयर्स इस शीट की लाइफ है, इसीलिए हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस शीट में लिखा गया था, माइक्रोब रेजिस्टेंट पार्चमेंट शीट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हमारा जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था उसमें कितने पेजेस थे? 234 पेजेस थे। ये भी क्वेश्चन बनता है। और कितना वेट था उसका? 13 किलोग्राम्स उसका वेट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो इसीलिए 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट
करते हैं, क्योंकि इंडिया ने रिसीव की थी इस दिन को इंडिपेंडेंस, आज़ादी हासिल की थी। लेकिन इसीलिए हर साल हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है 26 नवंबर 1949। एवरी ईयर 26 नवंबर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर 1949 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया था और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट कर दिया था 26 नवंबर 1949। लेकिन इसे फोर्स में नहीं लाया था, इसे लागू नहीं किया था, इसे इनेक्ट नहीं किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट है वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हम एवरी ईयर 26 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इस 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने तैयार किया था 26 नवंबर 1949 में, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लागू किया, इनेक्ट किया, फोर्स में लाया। कब लाया, 26 जनवरी 1950। लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, कंप्लीट हुआ था, लेकिन हमने इसको इनेक्ट लेट क्यों किया, 26 जनवरी 1950 में हमने इसको क्यों इनेक्ट किया। इसके पीछे एक स्टोरी है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1929 में। 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था INC का, इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। इस सेशन में वहाँ पर डिस्कस हुई थी। कुछ लोग चाहते थे डोमिनेंस स्टेटस और कुछ लोग चाहते थे पूर्ण स्वराज। डोमिनेंस स्टेटस का मतलब ये है कि हमें कुछ हद तक आज़ादी मिले, लेकिन हम ब्रिटिश के अंडर ही रहेंगे, लेकिन कुछ हद तक आज़ादी हमें मिले। लेकिन कुछ लोग चाहते थे पूर्ण स्वराज, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहे, पूर्ण स्वराज, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों पर यहाँ पर वोटिंग हुई और सबसे ज़्यादा वोट मिले इस लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज को। पूर्ण स्वराज के फेवर में जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो पूर्ण स्वराज चाहते थे। और डोमिनेंस स्टेटस चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू एट्सेट्रा, ये डोमिनेंस स्टेटस चाहते थे। लेकिन जब वोटिंग हुई तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, पूर्ण स्वराज को सबसे ज़्यादा वोट मिले। उसके बाद इसी सेशन में ये डिसाइड हुआ कि जो अगले साल जनवरी 1930 जनवरी का जो लास्ट संडे होगा, उस दिन हम क्या करेंगे, उस दिन हम पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करेंगे। जो जनवरी का जो लास्ट संडे था, उस दिन डेट क्या थी, 26 जनवरी। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था, कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 में। लेकिन 26 जनवरी इस दिन को हिस्टोरिक बनाने के लिए, इस दिन को यादगार बनाने के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कंप्लीट किया, अडॉप्ट किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला हम कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में कब लाएंगे, 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हमने जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज डे मनाया है, तो उस दिन को हिस्टोरिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए हम 26 जनवरी 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में लाया। इसीलिए फिर 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। तो इस दिन हम क्या करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक़्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे। ओरिजिनली 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में लाया गया, उस वक़्त 395 आर्टिकल्स, 8 स्केड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंटली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं एंड 22 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। आप सबको पता है, हमने अराउंड 60 to 70 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उसके बाद ही हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हुई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंस्पायर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट से हमने बहुत फीचर यहाँ से लिए हैं। जैसे फेडरल स्कीम, फेडरल, जैसे हमारी कंट्री है फेडरल कंट्री है, फेडरल कंट्री में क्या होता है? पावर की डिवीज़न होती है, पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंटर टू स्टेट, उसके बाद स्टेट फिर पावर कुछ डिवाइड करता है लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर सेंटर के पास, सेंटर ने कुछ पावर स्टेट को दी, स्टेट ने आगे फर्दर कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दी। इसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट या फेडरेशन बोलते हैं। ये फीचर भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी इसी से लिया है। जुडिशरी, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर हमने इससे लिए हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ फीचर्स लिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से लिया है। बहुत सारे दूसरे फीचर्स हैं, जैसे डीपीएसपी हमने लिया है, आयरलैंड से लिया है। बहुत सारे फीचर्स हमने दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए हैं। थैंक यू सो मच।